सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमारे देश का बजट पेश होने वाला है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपना 5वां बजट पेश करेंगी और सरकार का 10वां। बजट सत्र शुरू हो चुका है, आज शुरू हो गया है और आज आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। उसके बाद कल से बजट पेश होगा और इस बजट पर चर्चा भी होगी। अगर सत्र की बात करें तो ये सत्र 31 जनवरी आज से शुरू हो गया है और जिसका पहला चरण रहेगा वो 31 जनवरी से 13 फरवरी तक रहेगा और दूसरा चरण रहेगा वो रहेगा 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। इस दौरान लगभग 66 दिन तक ये बजट सत्र चलेगा और 27 से ज़्यादा बैठकें शुरू होंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर प्रश्नकाल की बात करें तो ये प्रश्नकाल 2 फरवरी से शुरू होगा, यानी कल बजट आने के बाद। पिछले बजट की बात करें तो बड़ा बजट था और बजट के मुकाबले अगर देखें तो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार बजट और अच्छा आने वाला है, क्योंकि सरकार अब एक ऐसा बजट पेश करने की तैयारी में है जिससे आने वाले चुनाव में भी कुछ जो कमी अगर रह गई थी तो उसको पूरा किया जा सके। चुनाव, क्योंकि आम चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था को सामने ला सकती है कि जिसकी शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। अगर उम्मीद नहीं पूरी हुई तो कहीं ना कहीं यह नुकसान भी हो सकता है। देश अभी हाल में हमने देखा कोरोना महामारी के चलते जो एक आर्थिक दौर था, एक आर्थिक दर थी, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया था। तो उसके बाद सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस आर्थिक व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। बजट कल आएगा और बजट के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें किसको क्या दिया गया है। नौकरी पेशा को, व्यापारी को, उद्योग धंधे वालों को, गरीबों को, आम जनता को और साथ ही साथ उन लोगों को जो सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाते हैं और साथ ही साथ हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए। अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है गृहस्थी यानी रसोई का बजट। रसोई का बजट में निर्मला सीतारमण क्या कुछ बेहतर करने वाली है ये तो कल आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संशय जरूर रहेगा कि क्या गैस के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, क्या पेट्रोल डीजल पर लेकर यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या कुछ ऐसा बजट पेश किया जाएगा जिससे सभी की झोली भर दी जाए। पर इतना फैसला करना, इतना बड़ा बजट रखना कहीं ना कहीं इतना आसान काम नहीं है। हमारे साथ चर्चा पर महत्वपूर्ण चर्चा है, मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, यहाँ पर शमसी अजहर भाई भारतीय जनता पार्टी पर पेश रखेंगे, प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी पर पेश रखेंगे और दिलीप यशवर्धन वित्तीय विश्लेषक ग्रुप में पेश रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा रहेगा दिलीप भाई से। दिलीप भाई, कैसे देखते हैं बजट महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं अब सरकार चूंकि चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए अगर बात करें तो 9 राज्यों में चुनाव इस साल है, 9 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और कहीं ना कहीं जो बजट होता है बहुत कुछ संदेश देके जाता है। कैसे देखते हैं पिछले बजट की तुलना में इस बजट को, कैसा मानते हैं कि जो सरकार इस बार ला सकती है? जी आम बजट जब आते हैं, इसका नाम ही है आम बजट और ये आम जनता के लिए होता है। आम जनता का मतलब होता है कि किस तरह का बजट सरकार लेकर के आती है जिससे देश का हर व्यक्ति या तो प्रभावित होता है या लाभान्वित होता है। अब प्रभावित या लाभान्वित होने का जो एकमात्र सब्जेक्ट है वो है टैक्सेस, जो आम बजट में मेन आम जनता का ध्यान रहता है कि टैक्सेस क्या टैक्सेस में क्या रिलैक्सेशन किया गया है या व्यापारी वर्ग को क्या फायदा पहुंचाया गया है। जी। साथ ही साथ जब एक बैलेंस शीट सरकार के द्वारा बनाई जाती है इस बजट में, बजट एक तरीके से साल भर का एडवांस बैलेंस शीट होती है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा जी। तो सरकार के पास से पैसा किन किन मदों में खर्चा होगा। जी। तो कहाँ से आने में जो मेजर सोर्स होते हैं वो टैक्सेस ही होते हैं। तो सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन भी चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए होता है और उस पैसे को लाने का जो स्रोत होता है वो टैक्सेस होते हैं और टैक्सेस ज्यादा न लगे इस बात पर सरकार को भी ध्यान रखना होता है। तो सरकार इस बार देखिए, एक तो इनकम टैक्स में क्या रिलैक्सेशन लेकर के आ रही है, क्योंकि टैक्स पॉलिसी में रिफॉर्म होने की बात कई दशकों से चल रही है, कई बजट से चल रही है और डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के खासकर चल रही है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी की अगर हम बात करें तो 2017 से ही हमारे देश में आया। इसके पहले स्टेट का अलग होता था, सेंट्रल में एक्साइज और सर्विस टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी में जो प्रोसीजरल है वो बहुत सारी खामियां हैं, सरकार भी जानती है, इसीलिए हर थोड़े दिन पर कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑफिस ऑर्डर, कोई सर्कुलर, कोई अमेंडमेंट आ जाता है।
तो एक तो जीएसटी एक्ट में स्टेबिलिटी आ जाए, सरकार को इस बात पर इस बजट में मेन ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनसे व्यापारी वर्ग को नुकसान होता है, वो नुकसान की अगर भरपाई कर दी जाए, ये ध्यान केंद्रित करने वाली जरूरत है। और इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है, उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो लिमिट को अगर बढ़ाया जाएगा तो टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी। तो टैक्स पेयर क्या लाभ दे और किस तरीके से लाभ दे ताकि जनता को भी उसका लाभ मिले और सरकार के खजाने में भरपूर पैसा जाए, बल्कि ज्यादा पैसा जाए, ये मेन ध्यान देने वाली है इस बजट में। बाकी जो आपने कहा कि इस देश की जो आधी जनता है, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनको क्या लाभ दिया जाएगा, तो महिलाओं को लाभ देके पहले इनकम टैक्स में छूट स्पेशल दी जाती थी। उसके साथ अगर जो गृहिणी महिलाएं हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनकी जो रसोई का खर्चा है पूरे महीने का, वो कम हो जाए, जो हर महीने दर बदर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये महिलाओं के लिए बात नहीं है, महिलाओं को घर का बजट बनाना होता है और पुरुषों को घर का बजट लेकर के आना होता है। तो ये पूरी जनता से कंसर्न है कि जो महंगाई है, जो आज की डेट में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। दिलीप भाई, पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, कहा जा रहा है कि जो पुराने 15 साल पुराने वाहन हैं वो हटाए जाएंगे, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक नीति को लागू किया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। पर कहीं ना कहीं अगर सब्सिडी बढ़ाई जाए या इलेक्ट्रिक व्यवस्थाओं को और थोड़ा कम किया जाए या कुछ छूट दी जाए, तो मेरे ख्याल से जो इकोसिस्टम है उसको भी फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़े, क्योंकि अभी बहुत महंगे हैं अगर हम देखें। नहीं, डेफिनेटली देखिए, कोई भी जब नई चीज आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है तो वो महंगी ही होती है जी। उसका कारण होता है कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा हुआ होता है जी। प्लस उसको बनाने में एक नई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, प्लस उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। जब तक वो मार्केट में सर्कुलेटरी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, तो चीज महंगी रहेगी। तो इलेक्ट्रिक को बढ़ावा सरकार दे रही है, सोलर एनर्जी को सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के अभी पूरी तरीके से ना तो हमारे यहाँ बायर की मार्केट तैयार है, मतलब हम भी अभी पूरी तरीके से इस बात को मन नहीं बना पा रहे कि हम पेट्रोल और डीजल को छोड़कर के इलेक्ट्रिक पर जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे संशय हैं कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, उनकी लाइफ क्या होगी, टेक्नोलॉजिकली कितनी स्टेबिलिटी रहेगी उन सारी चीजों में। ये सारी चीजें सरकार को प्रमोट करने के लिए जाहिर सी बात है कि सब्सिडी देने की जरूरत है, तभी वो मार्केट पकड़ पाएगी। ठीक है, समझिए आजाद भाई, कल बजट आने वाला है और जाहिर तौर पे बात है कि बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बजट है। चुनाव आने वाले हैं, 9 राज्यों में चुनाव इस साल हैं और निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पे खास बात आम चुनाव आने वाले हैं। कैसे देखते हैं और इस बजट के माध्यम से क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी सरकार इस बार देने वाली जनता के लिए, और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे फैसला लिया जाएगा? जी 4:30 से 5। देखिए, सीतारमण जी का बजट पहले भी जो रहा है वो मनभावन रहा है और सभी धर्मों, सभी लोगों ने इसका सराहना की है। गरीबों ने भी इसकी सराहना की, अमीरों ने भी इसकी सराहना की, और इसका मिला जुला असर ये रहा कि हिंदुस्तान में व्यापार पूरी तरीके से फल फूल रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप बताएं ना, कहाँ भाई नुकसान हो रहा है, आप बताइए। तो विपक्ष क्यों बोल रहा है कि बेरोजगारी है, गरीबी है, परेशानी है? विपक्ष तो देखिए, विपक्ष की बात अब हम क्या कहें, विपक्ष किस तरीके की राजनीति कर रहा है, किस तरीके से समाज को जोड़ रहा है और कैसे जोड़ रहा है, ये आप खुद समझ सकते हैं। विपक्ष जब जनता के पास जाने का वक्त होता है तो विपक्ष अपने एसी में बैठा रहता है, और जब चुनाव करीब आता है तब वो जो है नए नए भाषण देके लोगों को लुभावने का काम करता है, लोगों को बहकाने का काम करता है। लेकिन वो जो है जनता अब पूरी तरीके से विपक्ष को समझ चुकी है, और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में और दूसरी बार केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, तो वो जनता की वजह से ही बनी है। अच्छा, और जनता ने जब ये समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को एक मजबूत डोर में बांध सकती है, विकसित देश बना सकती है, विकास की तरफ ले जा सकती है, और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसके बाद ही ये हो पाया है कि अब विपक्ष छटपटा रहा है, कभी जाति की बात करता है, कभी धर्म की बात करता है, कभी भारत जोड़ो यात्रा की बात करता है। अब आप देखें ना कि कांग्रेस पार्टी ने जो ड्रामा किया था वो कल उसका समापन हुआ, पूरी तरीके से नाटकीय ढंग से कश्मीर में जाके उसका समापन हुआ। तो क्या भारत टूट रहा था? आप बताएं कि भाई कहाँ पे भारत टूट रहा था, कहाँ पर खालिस्तान बनाने की बात हो रही है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि विपक्ष हल्ला मचाता है, चलो ठीक है,
पर आपको नहीं लगता कि कुछ नीति ऐसी बनानी चाहिए जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर हो, कुछ नीति ऐसी बनानी चाहिए जो रक्षा व्यवस्थाओं के लिए बेहतर हो, कुछ नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे आम लोगों को सहूलियत मिले, कुछ नीति ऐसी बननी चाहिए, कुछ प्रावधान सुन लीजिए, कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए जिससे कि आम जनता को कुछ सुकून मिले। क्योंकि अगर वैश्विक महामारी कोरोना को सबने झेला है, पूरे विश्व ने झेला है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर भारत पर भी पड़ा है। तो असर पड़ा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट भी बेहतर मिलनी चाहिए। वैश्विक बीमारी की बात अगर आपने करें गौरव जी, तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से उस वैश्विक बीमारी पर कंट्रोल पाया था। अच्छा। और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा सबूत रहा कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से कैंपेनिंग किया और लोगों को जागरूक किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि ये जो एक हवा उठ रही थी कि तीसरी लहर आ रही, तीसरी लहर आ रही, तीसरी लहर आ रही, तो उसका असर हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अच्छा। चाइना में, जापान में और विदेशों में आप देखें तो कोरोना अभी भी वहां पर जो है हाहाकार मचाए हुए। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लगाई गई थी वो पूरी तरीके से कारगर हुई और उसका असर ये रहा कि जो कोरोना की तीसरी लहर जिसको कहा जा रहा था, तो उसका यहाँ पर कोई भी असर नहीं हुआ। और सीतारमण जी का आप बजट देखेंगे, अभी उसके अंदर क्या है, पिटारा जब कल खुलेगा तब आप देखेंगे, लेकिन अंदर खाने में खबर यही है कि हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को ग्रोथ देने के लिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मोटिवेशन किया गया वो ये है कि सोलर सिस्टम और उसके बाद सौर ऊर्जा जिसको कहा जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर दिया गया है, जिससे कम दाम में लोग सस्ती गाड़ियां खरीदें और उसके बाद पर्यावरण की भी हिफाजत करें और पेट्रोल डीजल का जो मूल्य है वो भी संतुलित रह सके। क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस बार के बजट में ऐसा किया जाएगा कि पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ाए जाएं। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे ख्याल से 6 या 7 महीना तो हो ही रहेगा, 96.57 पैसे उत्तर प्रदेश में दाम स्थिर है, बढ़ा नहीं। जी ठीक है। प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी भाई, बजट पेश होने वाला है और किस तरह देखते हैं, क्या बजट में सरकार इस बार बेहतर करेगी और क्या लगता है कि जैसी व्यवस्थाएं पिछले साल लगातार चलती चली आ रही हैं उसमें ही कुछ बेहतर होगा, या जो एक व्यवस्था चल रही है वैसी चलती रहेगी और जनता को क्या उम्मीद है कि कुछ मिलेगा इस बार? गौरव जी, मैं कहना चाहता हूं, जब से देश में कोरोना आया है जी, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसानों का वर्ग हो, चाहे वो युवाओं का वर्ग हो, उद्योग का वर्ग हो, मजदूरों का वर्ग हो, मातृशक्ति हो हमारी जी, ये सभी वर्ग बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने धृतराष्ट्र की जो पट्टी थी वो अपने आंखों में बांध ली है, जिसके कारण इनको बेरोजगारी नहीं दिखती, महंगाई नहीं दिखती, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को जो कीमत है वो नहीं मिल पा रही है। निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है, केवल जुमले देने में आगे है और जन सरोकार के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। हम आशा करते हैं कि जो कल का जो बजट है वो किसानों के लिए खुशहाली लाएगा। इसके साथ साथ जो व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से जीएसटी के छापे हुए, जीएसटी के कार्रवाई हुई लगातार 72 घंटे के, आपने देखा होगा, आपने उसको कवर भी किया था, आप बधाई के पात्र हैं उसके लिए कि 72 घंटे की छापेमारी के बाद कुंभकर्ण की नींद से सरकार जागी और वो छापेमारी अखिलेश यादव जी के फ्रंट में आने के बाद वो रोके गए। तो हमारा व्यापारी है परेशान, जिस तरह से परीक्षाएं लीक हो रही है, युवा परेशान है, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं है। आपने भी बहुत अच्छा सा एक गौरव भाई, साधुवाद के पात्र, आपने जो सैनिक है उनके विषय को भी उठाया था कि जो हमारे सैन्य बजट में क्या होता है, स्वास्थ्य बजट में क्या होता है, शिक्षा बजट में क्या होता है, ये बहुत मूलभूत मुद्दे आप उठाते हैं और इसीलिए मुझे बड़ा गर्व होता है कि गौरव जी जब आप डिबेट करते हैं तो आपके जो मुद्दों को मैं पाता हूँ तो बिल्कुल वो जमीन से जुड़े हुए, जो बिल्कुल एक आम व्यक्ति के, हमारे निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय लोग हैं जो निश्चित तौर पे इस समय टूटे हुए हैं, उन लोगों के बारे में जो आपका चैनल सोचता है और आपके बात द्वारा जो विषय उठाए जाते हैं, इसी लड़ाई को हम भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे ये लोग धर्म जाति वर्ग के उस लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं, धर्म जाति वर्ग में लोगों को बांटने का काम करते हैं और ये बांटने का आरोप लगाते हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को एक यज्ञ पे जाने से रोकते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं पूरी नहीं होने देते और जिस प्रकार का एक वातावरण इन्होंने प्रदेश और देश में करे, ये हमें इस आशा नहीं है कि ये लोग कुछ अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और सबके लिए सुविधाई बजट के लेके आएंगे। महंगाई के, अभी मैं प्रवक्ता की बात को सुन पा रहा था, वो कह रहे कहाँ महंगाई है, महंगाई उनको दिखाई नहीं दे रही, बेरोजगारी आप लगातार प्रश्न कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कुछ है ही नहीं है, तो विपक्ष बांटने का प्रयास कर रहा है।
अरे आप सत्ता में हैं, आप सभी के लिए नीति बनाइए। आप कहते हैं कि हम सब धर्मों का ख्याल रखते हैं, सब जातियों का ख्याल रखते हैं। हालांकि ये बातें आपकी चुनावी होती है। 403 विधायकों में से एक अल्पसंख्यक समाज को आप टिकट नहीं देते हैं। आपकी नीति और नीति को उत्तर प्रदेश समझ चुका है, और हम फिर भी आशा करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विपक्ष जो है एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये कुंभकर्ण की नींद से जागे और बजट में सभी वर्ग को ध्यान रख के ऐसा बजट पेश करने का काम। दिलीप भाई, शमसियार बोल रहे थे ना महंगाई है, ना गरीबी है, ना बेरोजगारी है, और सरकार अच्छा बजट पेश कर रही है, सभी लोग खुशहाल हैं। आपकी क्या राय है? बजट में क्या महंगाई को कम नहीं किया जा सकता है? क्या पेट्रोल डीजल की रेटों पर कुछ सुनवाई नहीं हो सकती है? क्या रसोई गैस के दामों में कुछ कमी नहीं हो सकती है? जनता तो यही चाहती है कि उनको कुछ रिलीफ मिले। जी दिलीप जी। दिलीप जी, शायद दिलीप भाई का संपर्क टूट गया है, दिलीप भाई को दोबारा जोड़ा जाए। शमसी भाई आप बोल रहे थे कि यहाँ पर महंगाई भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो अगर खुश हैं तो फिर आपको क्या लगता है विपक्ष क्यों इसके लेकर हायतोबा मचा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है उन पर कुछ कमी की जा सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ रेट कम है? क्या आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं, कि अगर कोरोना जैसी महामारी दोबारा कोई अभी आ जाए तो हम पूरी तरह से उससे लड़ सकें? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको पता है गौरव जी कि उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 39 चिकित्सालय जी बढ़ाए जाने की बात हो रही है। और यहाँ पर स्वास्थ्य का जो मुद्दा है उसको आप देख रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो लगातार इस मोड पे रहते हैं और उनका अपने अधिकारियों को, अपने उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी लगातार ये उन्होंने आदेश दे रखा है कि स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी हमारे पास शिकायत आती है तो उसका तुरंत उसका पालन किया जाए और उसको तुरंत उसका समाधान किया जाए। और आप लगातार देखते रहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जाकर उन्होंने दौरा किया, और आज उसका फल ये है, आज उसका परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। जो पहले गड़बड़ियां थी, ये नहीं होता था कि कोई भी पार्टी का ही अपनी ही पार्टी के ऊपर आरोप साबित करे और कमियां निकाले, लेकिन ब्रजेश पाठक जी ने बहुत से विरोध के बावजूद जो कमियां थी चिकित्सालय में, जो कमियां थी स्वास्थ्य विभाग में, वो पूरी तरीके से उन्होंने उजागर किया। और आज उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान का बजट भी पेश किया जा रहा है। इस बार 5 कम से कम बड़े एम्स टाइप के हॉस्पिटल बनाने की बात है, एयरपोर्ट बनाने की बात है, सड़कों को विस्तार रूप से बनाने की बात है, बजट बढ़ाने की बात है, सेना का बजट बढ़ाने की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि बजट जो है उसके लिए बढ़ाया गया, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी हो सकता है बजट बढ़ाया जाए। तो इस तरीके का बजट होगा, मिला जुला पिछले बार से ज्यादा अच्छा बजट इस बार पेश किया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो जो बजट जो आधारित किया जाएगा इसी के ऊपर हिंदुस्तान के विकास की जो है वो रथ के पहिए पे चलेंगे। और अगर बजट पूरी तरीके से साफ सुथरा पारदर्शी नहीं होगा, जिसके लिए हमने जो है तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, और उसके बाद पूरी तरीके से सभी दलों का समर्थन लेने के बाद जो है कल जब संसद में बजट पेश किया जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें गरीबों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सबसे ज्यादा इस बार जो अगर जोर दिया गया वो सेना के ऊपर दिया गया है कि सेना की जो कमियां थी, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, उन कमियों को दूर करने के लिए सेना को सुचारू रूप से पूरा पर्याप्त मात्रा में उनके लिए बजट पेश किया जाएगा। शमसी भाई, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा बेहतर है और 39 नए चिकित्सालय खुल चुके हैं, तैयारी चल रही है। पर एक कल की खबर है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, वेंटिलेटर रिपोर्ट मांगी, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आप रिपोर्ट दर्ज करें और रिपोर्ट आप प्रस्तुत करें कि कितने वेंटिलेटर चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद अब भी कुछ गुंजाइश बाकी है। खैर हम बात उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अभी जी गौरव जी रिपोर्ट मांगी गई है ना, ये नहीं ना कहा गया है हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं ना कहा ना कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर व्यवस्था है। ये तो मैंने कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर की गिनती जानने के बाद की गई है कि वेंटिलेटर आपके यहाँ सुचारू रूप से कितने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर है। क्योंकि होता यह है कि वेंटिलेटर होते ज्यादा है लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाते, जिसकी वजह से जब मरीज की संख्या बढ़ती है। अब आप देखें कि इस बार उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि सारे प्रदेशों में बीमारियों का अकाल था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अमन चैन था, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का कमाल था। कि जो वैक्सीनेशन लगाई गई थी कोरोना को बचाने के लिए, बूस्टर जो जिन्होंने दे रखा था, तो उनके ऊपर कहीं से भी तीसरे
कोरोना का जरा सा भी असर नहीं आया, न कहीं अस्पतालों में भीड़ भाड़ आपने देखो को मिली होगी, न बहुत ज्यादा मौतें आपने देखी होगी। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि अब तो भुवन भास्कर जोशी बताएंगे। भुवन जी पूछ लीजिए सर। ना बोले मौतें हुई है ना भीड़ रही है, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बड़े असंवेदनशील लोग हैं। कोरोना काल में जो यमुना में बहती लाशों को पूरे देश ने देखा है, काल के बाद वेंटिलेटर की कमी को देश ने देखा है और ऑक्सीजन की कमी को देखा। और मैं अगर ये बात को कहूंगा तो ये बात होगी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो ये कह रहे थे कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, उन्हें दिल्ली में जाके दरबार में जाके हाजिरी लगानी पड़ी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहे थे कि अधिकारी काम नहीं करते, उनको दिल्ली दरबार में जाना पड़ा। इनके खटीक साहब कह रहे थे कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं, उनको दिल्ली दरबार जाना पड़ा। ये अगर विपक्ष कहेगा तो आप कहेंगे विपक्ष आरोप लगाता है, ये तो इनके मंत्री है। निश्चित तौर पे जो सरकार है वो बैकफुट पे है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। आप लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। नोएडा का आप कार्ड देख लीजिए, उसके बाद गाजियाबाद में मोदी नगर में बच्चे के मरने के बाद अधिकारी इतने वो है कि वो पीड़ित पक्ष को हड़काने का काम कर रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पे संवेदनशील सरकार नहीं है। हम यही कहते हैं कि आप जनता के जो सरोकार के मुद्दों से उनसे हमेशा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देते। आप लोग कहते हैं 15 लाख अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में नहीं देते। आप जो बातें करते फिर कहते हैं ये हमारा चुनावी जुमला था। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये देश और प्रदेश ने अगर आप पे विश्वास करा है, 15 लाख क्यों नहीं देते समझी भाई? 15 लाख क्यों नहीं देते भाई आप लोग? 15 लाख क्यों नहीं देते भाई? जोशी जी बोल रहे हैं कितना 15 लाख इनके पास चला गया, जनता के पास। जनता नहीं कह रही बल्कि विपक्ष के लोग 15 लाख के चक्कर में ज्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, विपक्ष के लोग मांग रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जो सरकार की सुविधाएं चल रही है, चाहे वो जलकल के माध्यम से, चाहे वो आवास के माध्यम से, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चाहे कन्या विद्याधन के माध्यम से, चाहे वो पेंशन, विधवा पेंशन के माध्यम से, चाहे वो गरीबी पेंशन के माध्यम से, विकलांग पेंशन के माध्यम से, लगातार सरकार की सुविधाएं मिल रही है। जनता नहीं परेशान है। अच्छा। ये विपक्ष के लोग परेशान है क्योंकि सत्ता इनके हाथ से चली गई है। ये बात करते हैं कि इनको जो है तो 15 लाख रुपए चाहिए। अरे भाई, 15 लाख से ज्यादा मोदी जी ने अब तक दे दिया है। अच्छा। आप देख लीजिए, आवास योजना को जोड़ लीजिए, आयुष्मान कार्ड का जोड़ लीजिए, लगातार 3 सालों से राशन फ्री मिल रहा है, ये सब आप जोड़ेंगे गौरव जी तो आप देखेंगे 15 लाख ऊपर चला गया है। यहाँ पर तो जो सरकार लगातार सुविधाएं दे रही है, जनता को सुविधाएं चाहिए जो लगातार, और जहाँ इनकी सरकार उसके बाद क्या करेंगे आप? युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं। राष्ट्रीयता की बात करिए, राष्ट्र भावना की बात करिए। आप जो है वही रोना रो रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया था कि 15 लाख आ जाएगा, 15 लाख आपको नहीं मिल रहा है। देश की तरफ जा रहा है, देश को देखिए। अरे कम से कम आप विपक्ष हैं, विपक्ष का धर्म तो निभाइए कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है। जवाब लीजिए, शमसी जी जवाब लीजिए। जी बोलिए जोशी। गौरव जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो लगातार जो परीक्षाएं लीक हो रही है, परीक्षा माफिया जो इनके उत्तर प्रदेश में हावी है, आप युवाओं की जो परीक्षाएं रद्द हो रही है उसके जो भविष्य से खेलने का काम आप कर रहे हैं, आप अपनी जवाबदेही से बच जाएंगे? युवाओं को रोजगार का आपने वादा करा था, आप इससे बच जाएंगे? आप जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटका लेंगे? क्या आप इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे? जी। निश्चित तौर पे ये जो सरकार है, जो हमारी बार बार हम कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि सरकार युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, आपने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, किसान कह रहा हमारी कहाँ आय दुगनी हुई? आपने गन्ना मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं करा। आपने कहा था कि जो पेमेंट करेंगे गन्ना का, अगर वो लेट हुआ तो उस पर ब्याज देंगे, 14 दिन में पेमेंट करेंगे। आप सब बातों को नकार देंगे और कहेंगे कि विपक्ष अपना राग अलाप रहा है। हम आपका ध्यान, जो आप जनता से आप वादा करके आए थे, जो आपने सरोकार दिए थे कि हम लोग ये करेंगे, उनमें जब आप फेलियर हो रहे तो विपक्ष के जनता का संवाद हमसे सीधे है। जनता के दरवाजे पर हम हर सप्ताह पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की सत्ता में रहने के बावजूद कोई भी सत्ता ऐसा नहीं जाता कि जनता के बीच में न रहे। ये आप जनता को जवाब दे रहे हैं। 22 में आपने जवाब दिया जनता को, जनता ने आपको जवाब दिया। हम तो लगातार जनता के बीच में, और जनता हमको वोट के माध्यम से, जनता हमको मतदान के माध्यम से, जनता हमको आशीर्वाद के माध्यम से लगातार। कुछ सुन लीजिए, जोशी जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए जोशी जी बोलिए। आपका जो बोरिया बिस्तर है उत्तर प्रदेश की जनता ने बांट दिया है। मैनपुरी की जनता ने आपको हरा दिया है। लगभग 3 लाख से हमारी कैंडिडेट जीती है। कतौली की सीट आपसे हमने सीट ली है। आप कौन सी दुनिया में चल रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश
का मैनपुरी मॉडल जो है पूरे देश और देश की आशा की किरण अगर दिखाई दे रही है तो मैनपुरी मॉडल में आप पूछेंगे मैनपुरी का मॉडल क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनपुरी का जो मॉडल है वो सौहार्द का मॉडल है, मैनपुरी का मॉडल विकास का मॉडल है, मैनपुरी का मॉडल गंगा जमुना तहजीब का मॉडल है और मैनपुरी का मॉडल आपकी नफरत की राजनीति का अंत। अरे यही नारा प्रोफेसर साहब आपके बयान पर शमशेर हंस रहे हैं। शमशेर भाई क्यों हंस रहे हैं? गौरव जी मॉडल ही बता रहे हैं क्या समस्या है। यही नारा जो है आजमगढ़ और रामपुर स्वीकार करिए, हारे तो है ना आप, मैनपुरी भी हारे, खतौली भी हारे। नारा यही नारा आजमगढ़ और रामपुर के लिए भी दिया जाता था गौरव जी। विकास का मॉडल है आजमगढ़, विकास का मॉडल है रामपुर। वहां का क्या हुआ? तो जनता भी तो पूछ लीजिए, हमारे उस पे बहुत मजबूत किला था, बहुत मजबूत घर था, पारिवारिक सीट थी। यादव जी क्या है, खतौली में हमने आपसे सीट छीन ली है। आज जो है बारे में भी तो बताएं, आप लोग हताशा के दौर से गुजर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का एक नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्साह से लबोलब है। भुवन भास्कर जोशी कल क्या करने वाले हैं बजट को देखते? अगर बजट जनता के पक्ष में बेहतर नहीं आता या कुछ रियायतें नहीं मिलती हैं तो विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले समय को देखते हुए? देखिए, हम उसी लाइन पे चलने का काम करेंगे जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनता के जनहित के मुद्दों में अगर सरकार अच्छा काम करेगी, हम लोग सरकार को सहयोग करने का काम करेंगे और जनहित के हितों में जहां टकराव होगा वहां सड़क तो जनहित के मुद्दे उठा कर अभी तो रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है, जनहित के मुद्दे उठा कर रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है। तो जी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो जब आपने देखा है एक बार सदन के लिए निकालते हैं, इन्होंने पुलिस लगवा देती है। हमारे एमएलए को रोकने का काम करा, हमारे नेता को रोकने का काम करा। माननीय अखिलेश यादव जी जगह जगह जिलों में जाके लोगों की बैठक ले रहे, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। हम तो पूरी तैयारी कर बैठे हैं 24 मई के खिलाफ। इनकी नफरत की राजनीति का अंत करने का मॉडल मैनपुरी मॉडल है, उसे पूरे देश में हम लोग तो पूरे देश में उसको बताने जा रहे हैं। अच्छा, शमशेर सर बोले जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके खिलाफ मैनपुरी मॉडल लेके आने वाले। अब अपने वजूद को बचाना है। अच्छा। अब पार्टी को जिंदा रखना है। हाँ। अब इनको लग रहा है कि अब इनकी जनता जो है बहकावे में नहीं आएगी तो अनर्गल बयान देना और बेवजह की बात करना, ये जनता के मुद्दे कहीं से नहीं है। ये शूद्र पार्टी का नारा इन्होंने दिया, यह जनता का मुद्दा है। ये जातिगत जनगणना की बात की जनता का मुद्दा है। ये बता दीजिए आप, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया जनता का मुद्दा है या अखिलेश यादव जो कर रहे हैं जनता का मुद्दा है? कार्यालय के बाहर आपने लगा दिया हम भी शूद्र है, ये जनता का मामला है। ऐसा कहीं नहीं, ये ढकोसले वाली राजनीति है जो पहले कभी हुआ करती 2012 में जो कामयाब हो गए थे। अब ऐसा जो है उत्तर प्रदेश का बल्कि हिंदुस्तान में और इनकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में भी ये पूरी तरीके से फल फूल नहीं सकते। ठीक है, आखिरी कमेंट दोनों दे लीजिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी क्या कमेंट देंगे कि बजट से क्या उम्मीद मानते हैं और विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी बजट आने के बाद? फाइनल कमेंट जी। मैं बहुत गौरव भाई जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर जनता के हित में खास तौर पे हमारे किसान, मजदूर, युवा, जो हमारे व्यापारी वर्ग है, इनके हितों का ध्यान, महिला का ध्यान, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित अच्छा बजट आएगा, उसका स्वागत करेंगे। और अगर हमारे जो लोग हैं, चाहे वो हमारे निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके खिलाफ आएगा तो हम संग्राम करेंगे। ठीक है। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह बजट पर लेकर चर्चा हुई। हालांकि बजट पर चर्चा तो हुई थी, पर चर्चा वैक्सीनेशन पर चली गई, चर्चा उत्तर प्रदेश में चली गई, चर्चा कोरोना पर चली गई, क्योंकि चर्चा से हर कोई एक अलग व्यवस्था लागू करना चाहता है। हमारा देश में बजट की बहुत बड़ी भूमिका है कि बजट से लोगों की गृहस्थी तय होती है, बजट से लोगों का जो आय व्यय तय होता है और बजट से लोगों की जीविका तय होती है कि किस तरह उनको अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, जिससे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कैसे जीवन जीना है, अगर महंगाई कम होती है तो कैसे बचत करना है। बचत करना भी ज़रूरी है, महंगाई को देखते हुए यहाँ पर संघर्ष करना भी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये सरकार का भी दायित्व है कि बजट कुछ ऐसा लेके आए जिससे कि हर तबके को यहाँ कुछ ना कुछ मिले, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो बड़ा वर्ग हो और चाहे वो गरीब वर्ग हो। यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वास्तव में अगर चाहते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं बेहतर हो तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर और तमाम नीतियाँ जो अब तक हमारे देश में बेढाल पड़ी हुई हैं उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर वास्तव में कुछ समाधान करना चाहते हैं तो कुछ बेहतर करिए, एक बेहतर बजट लेके आइए। अब बजट क्या आएगा ये तो कल स्पष्ट हो जाए, पर एक बात तो स्पष्ट है, जनता की केवल एक ही मांग है, रोटी, कपड़ा और मकान। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।